नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में मुख्य तौर पर पाठ्यक्रम का पुनर्संकल्पनावादी परिप्रेक्ष्य यानी रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम को समझेंगे। मीनिंग ऑफ रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम को मेनली हम समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने ये जो चार हमारे करिकुलम के पर्सपेक्टिव्स हैं, ट्रेडिशनल, कॉन्सेप्चुअल, एम्पिरिकल, रिकॉन्सेप्चुअल और सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये चार जो पर्सपेक्टिव दे रखे हैं इनमें से हमने दो कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव और एक कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिकल पर्सपेक्टिव। आज हम रिकॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम पर बात करेंगे। हमने बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर कि ट्रेडिशनल, कॉन्सेप्चुअल, एम्पिरिकल और रिकॉन्सेप्चुअल, ये जो तीनों के तीनों पर्सपेक्टिव्स हैं, ये किसने डिफाइन किए हैं या इनको किसने बताया है? विलियम एफ पाइनर ने बताया है। किसने बताया है? विलियम एफ पाइनर। इनकी एक बुक है करिकुलम ऑफ थ्योराइजिंग, उसके अंदर इन्होंने इन तीनों ही पर्सपेक्टिव्स को बताया है। वह बताते हैं कि जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम है, इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ये केवल किस पे बात करता है? द एम ऑफ एजुकेशन इज टू ट्रांसमिट द कल्चरल हेरिटेज, असेंशियल नॉलेज एंड कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। मतलब इसका एक ही काम है, शिक्षा का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है। क्या? ऐसा पाठ्यक्रम बनाना है जिसमें शिक्षक सेंटर्ड हो, यानी टीचर सेंटर्ड हो, और वो क्या करे? केवल ट्रांसमिट करे, यानी कि हस्तांतरण करे, या एक जगह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किनका हस्तांतरण करना है, किन्हें डालना है? जो हमारे ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशंस है, परंपराएं हैं, जैसे कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक धरोहरें, असेंशियल नॉलेज, जो जरूरी ज्ञान है वो दीजिए आप बच्चों को, और कोर वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी की कोर वैल्यूज़ कौन कौन सी होती है, उन सबका आपको नॉलेज देनी है। कोर वैल्यूज़ क्या होती है? सच बोलना, है ना, बड़ों का आदर करना, ठीक है, छोटे बड़े का ध्यान रखना, ये कोर वैल्यूज़ होती हैं। तो इनका बस इन्हीं को ही पढ़ाना है, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। फिर इसकी क्रिटिसिज्म हुई कि ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया, वो था कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिकल। द एम ऑफ एजुकेशन इज टू बिल्ड एंड अप्लाई वेरीफाइड नॉलेज टू कंट्रोल, प्रिडिक्ट एंड साइंटिफिकली अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन स्कूल्स एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इसका केवल और केवल ये उद्देश्य था कि जो आप शिक्षा दे रहे हैं, आप बच्चे को जो भी शिक्षा दे रहे हैं, इसमें बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। इस पे जो प्रोसेस है, यानी बच्चे को दी जाने वाली जो नॉलेज है उसकी प्रोसेस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। क्या फोकस किया जा रहा था? कि वो साइंटिफिक होनी चाहिए, है ना, और ऐसी टेक्निक होनी चाहिए जिससे हम बच्चे का पूरा क्या निकाल सकें कि उसको कितनी नॉलेज उसने गेन की है ना। असेसमेंट लीजिए, टेस्ट पर ज़्यादा फोकस हो रहा था, यानी बच्चे को डेटा सिखाना है, आपको जो डेटा है वो बताना है, और सारे के सारे साइंटिफिक मेथड आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा एकदम ही साइंटिफिक हो गया था, बच्चे पर ध्यान नहीं था, प्रोसेस पर सेंटर्ड था। फिर इसके बाद आज हम देखेंगे रिकॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम कि ये क्या कहता है। इसके अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है, यानी एम ऑफ एजुकेशन है, वो क्या है। तो रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि द एम ऑफ एजुकेशन इज इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू क्रिटिकल रिफ्लेक्शन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड हैं इनको आप ध्यान से देखेंगे। हिंदी में इसे कहते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आलोचनात्मक सोच और राजनीतिक जागरूकता के माध्यम से व्यक्तिगत आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सामाजिक परिवर्तन लाना है। इसमें बच्चे को सोचना सिखाना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू आनी चाहिए? क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का मतलब होना चाहिए बच्चे को इतना आप ऐसा तैयार कीजिए कि वो खुद सोचने पर
निर्भर करे, यानी उसकी जो क्रिटिकल पावर है, थिंकिंग पावर है, वो डेवलप हो, वो सोचे। एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि अपने आसपास की जितनी भी नियम और कानून हैं उनके प्रति जागरूक हो, उनको जानने वाला हो कि वो उसके हित में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो उनके खिलाफ लड़ने के लिए आवाज़ उठा सके, है ना, इतना उसको अवेयर बनाओ। ये एम ऑफ एजुकेशन है। मतलब आप समझ रहे होंगे इसको, थोड़ा सा इसको हम और एलेबोरेट करेंगे और जानेंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो इससे पहले नेम ऑफ इम्पॉर्टेंट रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट्स है। मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ करिकुलम है ये। इसके जो मुख्य हैं वो हैं टाइलर है ना, टाइलर है, हिल्डा टाबा है। ये सारे के सारे क्या है, प्रमुख ट्रेडिशनलिस्ट हो गए। फिर सेकंड में हम कॉन्सेप्चुअल एम्पिरिसिस्ट के अंदर आए थे। तो इसके अंदर जो मेन विचारक जो स्कॉलर्स थे वो कौन थे, विलियम एफ पाइनर, है ना, और जॉर्ज, ये सारे के सारे थे। मैंने कल ही आपको बताया था। आज जब आपसे बात की जाएगी रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट की, तो इस कॉन्सेप्ट को आगे कौन बढ़ा रहे हैं, तो देखो पहले नाम तो आता है विलियम एफ पाइनर का, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपनी जो बुक है उसके अंदर इन तीनों टर्म्स को बताया था। ठीक है, तो ये तो मुख्य है ही, और इनका जो एक मॉडल भी है क्यूरेरे मॉडल, वो पूरा का पूरा इसी कॉन्सेप्ट पर या इसी पर्सपेक्टिव पे बेस्ड है। फिर आते हैं पोलो, हेनरी गेरोक्स, मेडेलिन ग्यूरूमे, जेम्स बी मैकडोनल्ड, ये सारे के सारे रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट्स हैं, है ना, पुनर्निर्मितवाद के विचारक है, मुख्य विचारक है, मुख्य विद्वान है, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि मेनली ये जो रिकॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव करिकुलम है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या कहता है, तो अभी मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग एम ऑफ एजुकेशन तो बता दिया। अब आप ये समझिए कि इसके जो मुख्य विचारक हैं, ये स्कॉलर हैं जिनका नाम है विलियम एफ पाइनर, वो इसको कैसे परिभाषित करते हैं। तो इन हिज फाउंडेशनल 1978 पेपर, इनका जो एक रिसर्च पेपर था 1978 में जो इन्होंने पब्लिश किया था, जिसका नाम था रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ करिकुलम स्टडीज, है ना, एंड हिज 1975 बुक, और 1975 में एक बुक भी लिखी थी इन्होंने, करिकुलम थियोराइजिंग द रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट्स, ये एक बुक थी। इन दोनों में ही विलियम पाइनर कैरेक्टराइज द पर्सपेक्टिव थ्रू अ शिफ्ट इन इंटेंट। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, इन्होंने कहा कि नियत या शिफ्ट इन इंटेंट यानी दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। मैंने मतलब जो विलियम एफ पाइनर ने, उन्होंने कहा कि मैंने इसको इस तरीके से देखा कि हमें दृष्टिकोण में परिवर्तन करना है, पर्सपेक्टिव में परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है? द डेफिनेशन है जो उन्होंने खुद ने इन बुक्स के अंदर और अपने रिसर्च पेपर के अंदर लिखी है, वो है कि द रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ करिकुलम स्टडीज represents a fundamental shift from curriculum development to curriculum understanding। क्या करना है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो पर्सपेक्टिव है रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन का, ये करिकुलम स्टडीज़ के अंदर बोलता है कि करिकुलम डेवलपमेंट से हमें करिकुलम अंडरस्टैंडिंग पर जाना है, यानी करिकुलम को बनाने से या उसके विकास पर नहीं, उसके विकास से हमें कहाँ जाना है, करिकुलम का अंडरस्टैंडिंग, यानी उसको समझना है, करिकुलम को समझना है, उसका विकास नहीं करना। इट इज़ एन एफर्ट टू एंगेज इन थ्योरेटिकल इंक्वायरी इनटू द फुल नेचर ऑफ द एजुकेशनल एक्सपीरियंस, एम्फेसाइजिंग दैट करिकुलम इज एन आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट रादर देन अ न्यूट्रल टेक्निकल टूल। वो कहना क्या चाह रहे हैं, हिंदी के अंदर हम देखेंगे इसको, कि पाठ्यचर्या अध्ययनों का पुनर्विचार यानी रिकॉन्सेप्चुअलाइजेशन पाठ्यक्रम के विकास से पाठ्यचर्या की समझ की और एक बुनियादी बदलाव को दर्शाता है। हमें पाठ्यक्रम के विकास से कहाँ जाना है, पाठ्यक्रम की समझ तक जाना है। यह शैक्षिक अनुभव की पूरी प्रकृति की सैद्धांतिक जांच करने का एक प्रयास है, जो ये रेखांकित करता है कि पाठ्यचर्या या करिकुलम कोई निष्पक्ष या तकनीकी उपकरण नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक, राजनीतिक और आत्मकथात्मक दस्तावेज है।
अब सरलता से इसको समझिए, इसका मतलब ये है कि हमें करिकुलम को बेसिकली समझना है, ठीक है, उसको समझना है, उसको समझ के क्या करना है। और ये अपेक्षा किससे की जाती है समझने की? बालकों से नहीं, टीचर से की जाती है कि जो हमने करिकुलम बनाया है, रिकॉन्सेप्चुअल लिस्ट के अनुसार जो करिकुलम तैयार हुआ है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें। और वो क्या है? वो एक अनुभव है, उसको चिंतन करना है, आपको महसूस करना है। वो क्या कह रहा है? वैचारिक है, आइडियोलॉजिकल है, वो राजनीतिक है, यानी आसपास के लोगों के लिए बताना है। और आत्मकथात्मक दस्तावेज है, यानी ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट है, यानी कि आपको बच्चे को स्कूल के अंदर क्या करना है? अपने अनुभव खोजने के लिए वो करना है, तैयार करना है, ताकि वो अपने से खुद से सीखे। अभी आप जब इसको देखेंगे, समझेंगे, तो इस डेफिनेशन की 3 ही मेजर डायमेंशंस हमें दिखते हैं कि वो क्या समझाना चाह रहा है। वो बोलना चाह रहा है करिकुलम एज अ लिव्ड एक्सपीरियंस, यानी कि एक जीवंत एक्सपीरियंस है, ये एक अनुभव है। आपको इसमें ये नहीं करना कि आपने कुछ ट्रेडिशंस को बता दिया, ये कोई साइंटिफिक आपने एग्ज़ाम ले लिए, नहीं। आप ये एक लाइव्ड एक्सपीरियंस है, इसको जिए, इसका अनुभव करें। दूसरा इसका ये है कि नॉन न्यूट्रल एंड पॉलिटिकल, मतलब गैर निष्पक्ष और राजनीतिक। इसका मतलब ये है कि जो पाठ्यक्रम बनता है वो उस समय की जो सरकार होती है, वो उसके एलिमेंट उसके अंदर होते हैं। जैसी सरकार होती है वैसा पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या होती है। तो बालक को इतना विवेकशील बनाना या इतना चिंतनशील बनाना ताकि वो सही और गलत को समझ सके, ठीक है। ये अपने आप में ये ऐसा पॉइंट है, मतलब जो कि सिर्फ आइडियली लगता है। आप खुद सोचिए, एक बालक, एक बच्चा जिसको हम स्कूल इसलिए भेज रहे हैं ताकि वो पढ़ सके, है ना, और व्यवहार में उसके परिवर्तन आ सके, या कुछ बुनियादी चीज़ें हैं वो समझ सके और अपने समाज में आगे बढ़ सके। वो इतने चिंतन कैसे कर सकता है और उसको कैसे बना सकते हैं हम? तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग वाली बात थी। आगे इसका भी आलोचना हुई है। फिर है फोकस ऑन क्रिटिक, यानी आत्मकथात्मक दस्तावेज, यानी अपने अनुभवों से सीखना। आप पहले कौन से क्लास में थे, उसमें जो गलतियाँ हुई वो अब नहीं करनी है। या हिस्ट्री के अंदर आपको हिस्ट्री को पढ़ना सीखना है, यानी टीचर्स को ऐसे बच्चों को तैयार करना है ताकि वो पूरी हिस्ट्री को पढ़ सकें, उनके प्राचीन काल में क्या हुआ था और अब वैसा नहीं होना चाहिए, मतलब खुद से खुद को अपने आप इनबिल्ड करें। इस तरीके की मानसिकता ये दर्शाता है। अगर हम इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी रिकॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है फ्रॉम डेवलपमेंट टू अंडरस्टैंडिंग। मतलब इट कंप्लीटली रिजेक्ट्स द ट्रेडिशनल ऑब्सेशन विथ क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप मैनुअल्स, लेसन ऑब्जेक्टिव्स और इंजीनियरिंग अ करिकुलम। मतलब ये दृष्टिकोण इस बात को पूरी तरह खारिज करता है कि शिक्षाविदों का काम सिर्फ लेसन प्लान बनाना, उद्देश्य तय करना या नया सिलेबस तैयार करना है, ठीक है। Instead of focusing on how to build a curriculum, it treats curriculum as a complex text to be deeply analyzed, interpreted and understood. मतलब ये करिकुलम को एक जटिल दस्तावेज मानता है जिसे गहराई से समझने, विश्लेषण करने और उसके छिपे हुए अर्थों को बाहर निकालने की ज़रूरत है। और ये कौन काम करेगा? टीचर काम करेगा। सेकेंड, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि करिकुलम एज ए लिव्ड एक्सपीरियंस। ये क्यूरे ने जो मॉडल दिया था विलियम एफ पाइनर ने, उसके अकॉर्डिंग है कि करिकुलम इज डिफाइंड बाय द इंडिविजुअल इंटरनल एंड साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द लर्नर। ये मानता है कि असली पाठ्यचर्या वह है जिसे छात्र आंतरिक और मानसिक रूप से अपने स्कूलों के दिनों में महसूस करता है। एक्सपीरियंस करना है। हर एक बच्चा होता है, अलग होता है और वो उसकी एक अलग मानसिकता होती है, उसका एक अलग चिंतन होता है, तो उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। वो जैसा सोचता है उसको सोचने दीजिए, ठीक है, इस बात में। और आप इसके इंटरेक्शन कीजिए, मतलब बातचीत होनी चाहिए टॉपिक्स पर, ठीक है। ये एक अच्छी बात थी इसके अंदर कि ये बच्चों को स्वतंत्रता देता था चिंतन करने का, है ना। जो ट्रेडिशनल वाली या कॉन्सेप्चुअल वाली थी उसके अंदर चिंतन नहीं करने था। उसके अंदर क्या बोला जाता था कि आप याद कर लो, रट्टा मारो, और साइंटिफिक जो मेथड से वो लगा के बच्चे को एक तरीके से रोबोट या मैकेनिकल बनाया जाता था। इसके अंदर विचार करने की छूट दी गई थी, ठीक है। यही एक बात मुझे इसकी अच्छी लगती है।
पाठ्यचर्या एक जीवंत अनुभव के रूप में। इट वैल्यूज द पर्सनल नैरेटिव्स, फीलिंग्स एंड हिस्ट्रीज ऑफ बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स रादर देन स्टैंडर्डाइज्ड आउटकम्स। ये देखिए कि पूर्व निर्धारित नतीजों के बजाय शिक्षकों और छात्रों की व्यक्तिगत कहानियों, भावनाओं और उनके अपने इतिहास को अधिक महत्व देता है। आप क्या महसूस करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में? अगर कोई टॉपिक समझाया जा रहा है तो उसके अंदर केवल और केवल जो पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है, जो बुक के अंदर लिखा हुआ है, उस पर विचार ना कर कर बच्चे से पूछा जाता है कि आप इस बारे में क्या, जैसे मान लीजिए टॉपिक है स्वच्छता, तो स्वच्छता के बारे में अगर पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे के इसके अंदर जो चिंतन है, विचार है, जो समाज में उसको स्वच्छता से संबंधित जो समस्याएं या अच्छा जो कुछ लगता है, वो सब बातें किसको बतानी है? बतानी है, डिस्कस करनी है किसके साथ? टीचर के साथ। ये स्वतंत्रता कहाँ मिलती है? रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट जो हैं वो ये स्वतंत्रता देते हैं अपने करिकुलम के अंदर। बात करें इसके तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये बात होती है डीप क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल न्यूट्रलिटी, मतलब राजनीतिक और वैचारिक निष्पक्षता का विरोध। तात्पर्य इसका ये है कि इट आर्ग्यूज दैट स्कूल्स एंड देयर सिलेबस या सिलेबाई आर नेवर न्यूट्रल और अनबायस्ड। इसका मतलब ये है कि इसका मानना है कि या जो रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट लोग जो हैं, इनका मानना है कि स्कूल का सिलेबस कभी भी पूरी तरह निष्पक्ष या भेदभाव रहित नहीं होता। कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई ना कोई पक्षपात होता है, कोई ना कोई उसके अंदर भेदभाव होता ही है। अब बच्चे को कैसे तैयार करना है? पावर डायनामिक्स, मतलब इट एक्सपोजेस हाउ करिकुलम सर्व्स द रूलिंग क्लास, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स एंड एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल पावर स्ट्रक्चर्स। मतलब बच्चे को इतना आप क्या बनाइए, विवेकशील बनाइए या चिंतनशील बनाइए ताकि वो उस करिकुलम को समझ सके, उस करिकुलम के जो ड्रॉबैक्स है उसको समझ सके। मतलब ये इस बात को उजागर करता है कि कैसे पाठ्यचर्या का उपयोग अमीर वर्ग या पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं और सत्ता में बैठे लोगों के हितों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी बुरी बात अगर आपको दिख रही है तो उसका विरोध करें, ये बताता है ये। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इस पूरे पर्सपेक्टिव की क्या कमियां हैं, क्या डीमेरिट्स हैं? तो सबसे पहली बात तो यही डीमेरिट है कि हाईली थ्योरेटिकल एंड इम्प्रैक्टिकल, मतलब इट फेल्स टू प्रोवाइड क्लियर लेसन प्लान्स, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑन हाउ टू बिल्ड अ डेली सिलेबस। मतलब ये दृष्टिकोण ये तो बताता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, लेकिन ये दैनिक सिलेबस या लेसन प्लान बनाने के लिए कोई स्पष्ट और सीधा ढांचा नहीं देता है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए इस पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा है। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो कि समाज की जो कुरीतियाँ हैं उस पर सवाल उठाने में मदद कर सके, ठीक है, चिंतन करने पर ज़्यादा बेस हो, हाँ, इंटरेक्शन करने पर हो। लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करना है, ये इस बारे में कुछ नहीं होता। ठीक है, वाइल इट साउंड्स एक्सीलेंट इन यूनिवर्सिटी लेवल philosophical debates, it offers very few practical strategies that an elementary school teacher can use tomorrow morning। मतलब ये दृष्टिकोण यूनिवर्सिटी स्तर की बहसों के लिए तो बहुत अच्छा है, यानी जो विश्वविद्यालय स्तर के जो बच्चे होते हैं या वहाँ के जो टीचर्स आपस में जो बहस करते हैं, वहाँ के लिए संतुष्ट है कि तुम्हारा जो टीचिंग का तरीका है वो ऐसा है, मेरा तो देखो इतना अच्छा है। लेकिन एक प्राथमिक या माध्यमिक स्कूल के शिक्षक के लिए क्लासरूम में इसका सीधे उपयोग करना बहुत मुश्किल है। मतलब आप सिर्फ डिबेट करने के लिए तो सही है ये बातें जो आप कह रहे हो और सोचने में भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन व्हेन यू कम इन ग्राउंड लेवल, जब आप ग्राउंड लेवल पर आते हैं तब ये बातें समझ में नहीं आती कि इनका एग्जीक्यूशन कैसे करें। तो और इसमें क्लियर गाइडेंस भी नहीं दी गई है। ठीक है, सेकेंड है ओवरली कॉम्प्लेक्स एंड इलिटिस्ट लैंग्वेज। मतलब रिकॉन्सेप्चुअलिस्ट लिटरेचर इज ऑफन criticized for using overly dense academic jargon, for example curere, emancipation, hermeneutics या hegemony। ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि बहुत हार्ड हैं। इस दृष्टिकोण के लेखों और किताबों में बहुत कठिन और जटिल शब्दावली है ना। तो एक जो टीचर है उसको समझ में नहीं आता है, इन वर्ड का मतलब ही समझ में नहीं आता है, और जब तक वो वर्ड का मतलब समझेगा जब तक काम ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन तो बहुत दूर की बात है, यानी उसको ग्राउंड पे उतारना बहुत दूर की बात है। इनएक्सेसिबल टू टीचर्स, द लैंग्वेज इज सो कॉम्प्लेक्स
that everyday school principals, school boards and classroom teachers find it difficult to read, let alone implement। मतलब वही बात आ गई कि इस पूरी करिकुलम का जो लैंग्वेज है वो बहुत हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन जब इनका हम करेंगे तो बहुत दूर की बात है, इम्प्लीमेंटेशन कर ही नहीं सकते। जब कोई चीज़ हमें समझ में ही नहीं आ रही तो हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इसका एक लिमिटेशन है। तीसरा है डिसरिगार्ड फॉर स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब बिकॉज इट व्यूज एंटी मेजरमेंट स्टांस है, मतलब परीक्षाओं का विरोध करता है ये। कैसे? बिकॉज इट व्यूज एजुकेशन एज अ प्योरली सब्जेक्टिव इनर जर्नी, इट कम्प्लीटली रिजेक्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मैथ्सिस एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। मतलब ये बोलता है ये पूरी तरह से व्यक्तिगत और आंतरिक यात्रा मानता है, इसलिए बोर्ड परीक्षाओं, नंबरों और ऑब्जेक्टिव टेस्ट का पूरी तरह विरोध करता है। मतलब जैसा बच्चा सीखता है उसको किसी उसकी योग्यता को या उसने कितनी शिक्षा ली इसके लिए कोई एग्ज़ाम हो ये ज़रूरी नहीं है, उसने सीख लिया उसके तक ही रहो। मतलब ये देखिए, आप समझिए इस तरीके से कैसे होगा काम। फिर है नो क्वालिटी कंट्रोल, विदाउट मेजरेबल स्टैंडर्ड्स इट्स बिकम नियरली इम्पॉसिबल फॉर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम टू इवेल्युएट स्टूडेंट प्रोग्रेस और होल्ड स्कूल्स अकाउंटेबल टू पेरेंट्स एंड द स्टेट। मतलब बिना किसी निश्चित परीक्षा या स्टैंडर्ड की सरकार या माता पिता के लिए जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा और स्कूल का प्रदर्शन कैसा है। अगर आप टेस्ट नहीं लेंगे जब तक कैसे बच्चे को पता चलेगा, है ना, कि बच्चा कैसा है या स्कूल कैसा है। तो इस चीज़ पे कोई बातचीत नहीं हुई, वही बात है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के अंदर हमने रिवीजन करा, जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है, कॉन्सेप्चुअल एम्पेरिसिस या एम्पेरिकल पर्सपेक्टिव है, इनका रिवीजन किया और जाना कि रिकॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव और करिकुलम क्या है, इसके मेन इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके कौन कौन जो स्कॉलर्स हैं वो हैं थिंकर्स, इनके देखे नाम हमने। तीसरा हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और इसकी लिमिटेशंस को देखा, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट या सोशल कंस्ट्रक्शनलाइजेशन जो पर्सपेक्टिव है करिकुलम का, इस पर चर्चा कर रहे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो डाउट को पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।